લિમિટેડની આજે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ છે. આજે આપણી સમક્ષ કંપની મેનેજમેન્ટમાંથી કંપનીના MD એન્ડ CEO મિસ્ટર સંજય શર્મા, કંપનીના CFO મિસ સુનૈના કલપા અને BRLM ICICI સિક્યોરિટીઝમાંથી VP એન્ડ હેડ રિટેલ સિન્ડિકેશન મિસ્ટર રજત રાવલ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગ ટીમમાંથી AVP मिस्टर प्रतीक सिंह उपस्थित है. ओखला इंडिया का IPO दर्शाता है कि जो ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका भारत के कंज्यूमर ग्रोथ स्टोरी और भारत के पूंजी बाजार में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. मैं एक बार फिर से इशू के जो डिटेल्स है वो आपके लिए दोहराता हूँ. ये IPO प्योर ऑफर फॉर सेल है 2,28,00,000 शेयर्स का. जो प्राइस बैंड है वो 695 से 730 रुपये पर शेयर है. 695 to 730 रुपीज़ पर शेयर. 730 रुपये पर शेयर पर इशू साइज जो है वो 1667 करोड़ है, 1667 करोड़. इशू सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा बुधवार 29 अक्टूबर को और शुक्रवार 31 अक्टूबर तक खुला रहेगा. एंकर इन्वेस्टर बिडिंग कल मंगलवार 28 अक्टूबर को है. ओखला, जैसे मैंने आपको बताया था, भारत में 2007 में हमने MTR फूड्स के एक्विजिशन के थ्रू प्रवेश किया था. हमारी यात्रा दो चीज़ों की गहरी समझ पे आधारित है. सबसे पहले जो क्षेत्रीय विविधता है हमारे देश में, जो रीजनल डाइवर्सिटी है हमारे देश में, उसको हमने बहुत गहरी तरीके से समझा है. और दूसरा जो कंज्यूमर की पसंद है उसको हमने बहुत गहरी तरीके से समझा है. और इस दोनों चीज़ों के आधार पे हमारा जो बिज़नेस मॉडल बना है उसके बारे में आपको मैं आगे बताता हूँ. आम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का जो नज़रिया है, हमारा उस नज़रिए से और अप्रोच जो रहता है भारत में आने का, उस अप्रोच से हमारा जो अप्रोच है वो काफ़ी अलग है. ओखला ने अपने मुख्य बाज़ारों और मेन लोकल प्रमुख ब्रांड बनाने का रास्ता चुना है. हम सोचते हैं कि हम ऑल इंडिया नहीं जाना चाहते. हमारे प्रोडक्ट्स जो आप देखेंगे वो सारे देश में अवेलेबल है. गुजरात में भी हम काफ़ी सिटीज़ में अवेलेबल है. बट जो हमारा फोकस है, और जब हमारे आप RHP को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा 70% जो टर्नओवर आता है वो साउथ से आता है. वो सबसे ज़्यादा बिकता है. अब हम देख रहे हैं कि वसंत मसाले काफ़ी एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पर, और कई अलोट जैसे बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, बालाजी जैसे ब्रांड्स हैं, बहुत बढ़िया ब्रांड्स हैं. बट ये सारे ब्रांड्स ऐसे ब्रांड हैं जो गुजरात के ब्रांड्स हैं. और गुजरात में सारे लोग ऐसे ब्रांड्स को बहुत मायने रखते हैं और बहुत प्यार करते हैं ऐसे ब्रांड के, और इनके प्रोडक्ट्स को हम काफ़ी खरीदते हैं. तो एक लोकल ब्रांड होने की जो मजबूत पहचान बनानी पड़ती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फूड्स के बिज़नेस में. और तीसरी जो बात जिसके बेसिस पे हम अपना बिज़नेस और बिज़नेस स्ट्रैटेजी को हम बनाते हैं वो है कंपनी कंज्यूमर की नीड के बेसिस पे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो उनकी ज़रूरत हो. जैसे कि तलोड़ को देखिए, वो उनका ढोकला सबसे अच्छा ढोकला है, तो वो नंबर 1 ढोकला ब्रांड है गुजरात में, क्योंकि वो कंज्यूमर की नीड को समझते हैं. वो जानते हैं कि अगर हमको ढोकला बनाना है तो किस तरीके का ढोकला बनना चाहिए. उसी तरह हम साउथ इंडियन कंपनी है, हम कर्नाटका से कंपनी है, तो इसलिए हमको पता है कि हम डोसा किस तरह से बनता है और डोसे की में क्या प्रोडक्ट होने चाहिए, क्या तरीके से बनाना होता है. और इन चीज़ का डिटेल नॉलेज और उसको अपने प्रोडक्ट्स के अंदर डालना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है अगर आप अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं. हम सोचते हैं कि ये जो अप्रोच हमने लिया था, इस अप्रोच से हम एक मजबूत लोकल और मार्केट लीडिंग ब्रांड बना सके हैं, बजाय कि हम एक जेनेरिक नेशनल लेवल पोर्टफोलियो बनाएं, कि हम ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जो ना इधर का हो ना उधर का हो, बट सब जगह बिकता हो या ना बिकता हो. तो हमारा मानना ये है कि हम जो ब्रांड बनाएंगे उसको कल्चर से रिफ्लेक्ट करेंगे, कुजीन से रिफ्लेक्ट करेंगे, और जो कि और लोकल कंज्यूमर की नीड के हिसाब से बनाएंगे, जो कि लोग समझ सके और उसको डीप कंजम्पशन करें, रादर दैन
हम उसको सब जगह भारत में बेचने की कोशिश करें। हमारी कंपनी का मुख्य उद्देश्य रोज़ बनने वाले खाने को आसान करना है। ये हमारा पर्पस है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि पहले जनरेशन्स को के टाइम पे जो घर में खाना बनाते थे उनको समय था, वो खाना की बनाने की जानकारी थी। बट आज के जो नए लड़के लड़कियां आए हैं, जिनको हम मिलेनियल्स और जेनज़ीज बोलते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है कुकिंग के बारे में, और वो सोचते हैं कि हमको वो शायद सीखना भी नहीं चाहते, क्योंकि आज की दुनिया काफ़ी बढ़ चुकी है और लोग चाहते हैं कि हम नई नई चीज़ें करें ज़्यादा देर किचन के अंदर बैठे रहे, और इसलिए वो कन्वीनियंस फूड की तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं। स्पाइसेस के बारे में हमारे दो कैटेगरीज हैं, एक स्पाइसेस है, एक कन्वीनियंस फूड है। तो ये हर रोज़ यूज़ किए जाते हैं, मसाले हर रोज़ यूज़ किए जाते हैं, और इसी का बेसिस पे हमारा पूरा बिजनेस मॉडल सेटअप है। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो आप देखेंगे कि हर मील ओकेजन को कवर करते हैं। भले आप ब्रेकफास्ट बनाना चाहे, लंच बनाना चाहे, डिनर बनाना चाहे, स्नैक्स बनाना चाहे, बेवरेजेस बनाना चाहे, या मिठाई बनाना चाहे, या डेजर्ट्स बनाना चाहे, तो हमारे पास हमारे पोर्टफोलियो में सारे प्रोडक्ट्स की टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और आप उसको यूज़ करके पूरे दिन का खाना बना सकते हैं। तो इसका पर्पस यही है कि हम बिल्कुल डीप और हर रोज़ के इस्तेमाल के प्रोडक्ट्स दें, और ऐसे प्रोडक्ट्स दें जो आपकी सारी सॉल्यूशंस को फुलफिल कर पाएँ। इस मॉडल की वजह से हमारी मार्केट में हम नंबर 1 प्लेयर हैं कर्नाटका में, केरला में, और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, उनको बहुत भरोसा है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, और वो उसको बार बार खरीदते हैं। इनफैक्ट कर्नाटका और केरला में 10 में से 9 हाउस होल्ड हमारे प्रोडक्ट्स साल में एक बार यूज़ करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारी सैचुरेशन आ गई है इस मार्केट में, पर आपको मैं बताऊं कि स्पाइसेस मार्केट जो है वो करीब 40% ही ऑर्गेनाइज है, 60% मार्केट अभी भी अनऑर्गेनाइज है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है इंडिया में, क्योंकि आप कोई भी कैटेगरी देखिए, आप दही देखिए, चावल देखिए, तेल देखिए, या फिर आप आटा देखिए, ये सब मार्केट्स अनऑर्गेनाइज बहुत बड़ी हैं और अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जा रही है। उसी तरह आप जब देखेंगे तो स्पाइसेस की मार्केट भी अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जा रही है। पिछले 24 सालों से हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट रहा है ब्रांडेड स्पाइसेस के कैटेगरी में। इनफैक्ट ये मैं आपको नहीं बोल रहा, बट मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स स्पाइस बोर्ड के जरिए हम हर साल एक अवार्ड देती है, और हमको 24 कंसेक्यूटिव साल से हमको ये अवार्ड मिल रहा है। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम भारत के ब्रांड अब हम दुनिया भर में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी 70% जो सेल है वो साउथ से क्यों आती है? हम सब जानते हैं कि इंडिया एक देश है, पर आप एक अलग नज़रिए से देखेंगे तो इंडिया में 28 मार्केट्स हैं, और इन 28 मार्केट्स में आप देखेंगे कि 28 अलग भाषाएं बात होती है, 28 कल्चर्स अलग हैं, 28 कुजीन्स अलग हैं। तो अगर कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, कुजीन अलग है, तो हम एक देश का एक टेस्ट कैसे आ सकता है? हम ये सोचते हैं कि हर राज्य का टेस्ट अलग है। आप कभी कभी देखेंगे कि एक राज्य में अलग, आप 200-300 किलोमीटर जाएंगे तो टेस्ट बदल जाता है। तो अगर टेस्ट अलग है हर स्टेट में, तो ब्रांड कैसे एक हो सकता है? और हम सोचते हैं कि ऐसा ब्रांड जो कंज्यूमर की नीड्स को फुलफ़िल करता हो, जो कल्चर की नीड्स को फुलफ़िल करता हो, वो ब्रांड हर वक्त मार्केट को डोमिनेट करता है। तो आप देखेंगे कि अगर गुजरात की मार्केट में तालोड़ नंबर 1 ब्रांड है या रामदेव नंबर 1 ब्रांड है, वो इसलिए है क्योंकि वो गुजरात के खाने को समझता है, और उसके लिए वो उस तरीके के खाने मसाले देता है। आप साउथ में आएंगे, जिस मार्केट में हम
नंबर 1 है। हमारी जो रेंज है, हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे सांभर बनाते हैं, रसम बनाते हैं, वांगी भात बनाते हैं, बिसिबेले भात बनाते हैं, पुलियोगरे बनाते हैं, आधे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसका नाम आपने शायद सुना भी नहीं होगा। और ये इसलिए हम नंबर 1 है क्योंकि ये सब खाने हमारे स्टेट के हर रोज़ खाने के हर रोज़ बनाने के खाने, और इसलिए हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं क्योंकि हम उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। और इसी सोच के पीछे ऑर्कला का जो बिज़नेस मॉडल हमने बनाया है वो इस सोच के पीछे बनाया है। दो रीजंस के लिए खरीदते हैं। एक है क्योंकि वो फ्रेश खाना देखना चाहते हैं, तो उनके पास नॉलेज होता है कि मैं कौन सा अच्छा मिर्ची उठाऊं या कौन सी हल्दी उठाऊं या कौन सा जीरा उठाऊं और उसको किस तरह से बनाऊं। और कई लोग अनऑर्गेनाइज मार्केट को इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। तो जैसे पैसे आते हैं वो लोग फिर ऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ चलना चालू करते हैं। दूसरा फैक्टर जो इमर्ज हो रहा है इस मार्केट के ग्रोथ के लिए वो हो रहा है कन्वीनियंस फूड का। अब आपने देखा है कि इस देश में हमने मॉडर्न ट्रेड और क्विक कॉमर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये एक सेगमेंट क्रिएट हो रहा है इंडिया में जिसको मैं कहता हूँ इंडिया ए सेगमेंट, जो यहाँ पर लोगों के पास बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है, जो रिच लोग हैं, जो आईटी सेक्टर और बड़े बड़े सेक्टर में काम करते हैं, उनके पास काफ़ी पैसा है। और वो लोग मिलेनियल्स और जेन ज़ी जनरेशन के लोग हैं। उन लोगों में करीब 70% विमेन वर्क कर रही है। और जब मैं हमारी कंपनी की प्रमुख फाइनेंशियल हाइलाइट्स और परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताऊंगी। ऑर्कला इंडिया ने मीडियम टू लॉन्ग टर्म में डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर की है, जो कैटेगरी ग्रोथ के समान है। हमने 2010 से 2020 के बीच 13% की ग्रोथ दर्ज की है, और ईस्टर्न एक्विजिशन जो 2021 में कंप्लीट हुआ उसके बाद भी हमने 22 टू 24 के बीच में 13.2% की ग्रोथ डिलीवर की है। RHP में रिपोर्ट की गई पीरियड के लिए दो प्रमुख बाहरी कारणों की वजह से फाइनेंशियल ईयर 2025 में हमारा रेवेन्यू ग्रोथ प्रभावित हुआ। इसका पहला कारण था कि स्पाइसेस में फाइनेंशियल ईयर 2025 में बहुत सीरियस डिफ्लेशन हुई। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में स्पाइसेस में बहुत सीरियस डिफ्लेशन हुई। चिली हमारा सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, तकरीबन 30% का योगदान देता है हमारा टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट पे। फाइनेंशियल ईयर 2025 में चिली के दामों पे 30% से भी अधिक की गिरावट आई, जिसकी वजह से हमारे प्राइस रियलाइजेशन में भी गिरावट आई। जैसे कि आप जानते होंगे, ऑर्कला इंडिया का 67% रेवेन्यू स्पाइसेस से आता है। प्योर स्पाइसेस यानी सिंगल स्पाइसेस का प्राइसेस कमोडिटी प्राइसेस को दर्शाता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में हमारा स्पाइसेस का वॉल्यूम ग्रोथ यानी कि टनेज ग्रोथ 5.5% था। इसके बावजूद भी हमारा स्पाइसेस का वैल्यू ग्रोथ -1.3% था, क्योंकि हमने अपने प्राइसेस में अप्रॉक्सीमेटली 7% की गिरावट की, क्योंकि हमने पार्टली रॉ मटेरियल प्राइस डिक्लाइन को अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन किया है। स्पाइसेस डिफ्लेशन के अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 में FMCG सेक्टर को मैक्रो इकोनॉमिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये मुख्य रूप से देश में हाई फूड इन्फ्लेशन के कारण हुआ। चावल, दालें, सब्जियों जैसी प्रमुख फूड कैटेगरीज में असाधारण इन्फ्लेशन देखी गई, जिसका घरेलू बजट्स पे असर पड़ा और कंजम्पशन पर भी भारी असर पड़ा। इस साल की शुरुआत से फूड इन्फ्लेशन में कमी आने के साथ हमें वॉल्यूम ग्रोथ में मजबूत ग्रोथ देखने को मिल रहा है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में हमारी वॉल्यूम ग्रोथ 8.5% रही है।
कंजम्पशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की गई मेजर्स और हमारी स्ट्रॉन्ग फोकस से हमने Q1 में बहुत मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ हासिल की है। कन्वीनियंस फूड्स यानी कि रेडी टू कुक, रेडी टू ईट में भी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कन्वीनियंस फूड्स की ग्रोथ करीब 8% रही। Q1 FY 2026 में कन्वीनियंस फूड्स की ग्रोथ बढ़ी है टू 12.8%, जो कन्वीनियंस फूड्स की बढ़ती मांग को दर्शाती है। क्विक कॉमर्स से हमें कन्वीनियंस फूड्स की ग्रोथ में तेज़ी लाने में मदद मिल रही है और हमें उम्मीद है कि ये कैटेगरी हमारे लिए फ्यूचर में बहुत इम्पॉर्टेंट बनेगी। एक्सपोर्ट्स का योगदान लगभग 20% है, जो डबल डिजिट में बढ़ रहा है और हम फ्यूचर में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की संभावना देख रहे हैं। हमारी कंपनी के पास साल हर साल EBITDA मार्जिन बढ़ाने का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में हमारा EBITDA मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 16.6% हो गया, जिसमें से 100 बेसिस पॉइंट्स रॉ मटेरियल्स की कीमतों में गिरावट आने के कारण हुई और शेष 100 पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट विभिन्न ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और मिक्स रिलेटेड चेंजेस के कारण हुई। हम वैल्यू एडेड कैटेगरीज जैसे कि ब्लेंडेड मसालेस और रेडी टू कुक, रेडी टू ईट को बढ़ावा देकर अपने EBITDA मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं। ये दोनों कैटेगरीज हमारे टोटल रेवेन्यूज़ में 75% का योगदान करते हैं। हमारे बिजनेस में कॉस्ट डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम EBITDA और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी मेजर्स को जारी रखे हुए हैं, जैसे कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग को रैशनलाइज कर रहे हैं और उसके रिजल्ट फ्यूचर में हमारे पास 4 से 5 बड़े फैक्ट्रीज होंगे। हम लोअर वैल्यू एडेड कैटेगरीज जैसे कि सिंगल स्पाइसेस की आउटसोर्सिंग बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी कॉस्ट कम हो, और हम अपनी फैक्ट्रियों में और सेल्स मार्केटिंग जैसी फंक्शंस में डिजिटलाइजेशन का उपयोग कर रहे हैं ताकि प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट बढ़े और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। हमारी वैल्यू एडेड कैटेगरीज के ग्रोथ में तेज़ी लाकर प्राइस मैनेजमेंट के माध्यम से और कॉस्ट एफिशिएंसी प्रोग्राम्स के द्वारा हम अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना जारी रखेंगे। हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.7% है, जो हमारी इंडस्ट्री में बेस्ट इन क्लास है। हमारी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमारी EBIT में निरंतर और मजबूत इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। हमारी वर्किंग कैपिटल डेज में इम्प्रूवमेंट है और हमने बहुत ज़्यादा फोकस ऑपरेशनल एफिशिएंसीज पे रखा है। हमारी बैलेंस शीट बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग है। हम एक डेट फ्री कंपनी है और हर साल हम 300 से 400 करोड़ की कैश सरप्लस जनरेट करते हैं। समरी में मैं यही बोलना चाहूँगी कि ओरकला इंडिया के पास प्रूवन। मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि आप जो एक्सपांशन आपने बड़ी इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया है कि यू आर स्टक मोर टू साउथ इंडिया, लेकिन स्टिल एक्सपांशन में पैन इंडिया, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ साउथ एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया ऑफ योर बिजनेस? माय सेकंड क्वेश्चन इज US tariff issue, what adverse effect will it have on your business? और मेरा तीसरा क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है, आपका फेवरेट मसाला कौन सा है? So South contributes 70% of total revenues. Rest of India contributes 9% and exports contributes 20% of total revenues. US टैरिफ के ऊपर मैं 2 शब्द बोलता हूँ। US हमारे टोटल बिजनेस का 3% है, तो इट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल बिजनेस। हमको नहीं लगता कि इसका कोई इफेक्ट होगा। अब
दूसरी बात यूएस में ये है कि हम बेच रहे हैं लार्जली माइग्रेंट इंडियंस को वहाँ पर। तो जो लोग कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से गए हैं, तेलंगाना से गए हैं, उनको हम बेच रहे हैं और वो लोग हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। जो लोग वहाँ पर गए वो सब आईटी के ज़रिए से गए हैं। इन सब आप जानते होंगे कि इन सब लोगों की जो इंडियंस वहाँ पर रहते हैं यूएस में, उनकी पर कैपिटा इनकम इज़ हायर देन द अमेरिकन पब्लिक की पर कैपिटा इनकम। मतलब जो इंडियंस हैं वो सारे रिच इंडियंस हैं। अब आई हमारे प्रोडक्ट्स की बात। हम जो बेचते हैं यूएस में $1.99 एंड $3.99 में बेचते हैं। अब उसमें 50% टैरिफ डाल के दीजिए तो $1.99 बिकम्स $3, $3.99 बिकम्स $6, $1 या $2 से बनता है। और खाने की ये चीज़ है तो लोग, मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई $1 या $2 के लिए कोई रोने वाला है वहाँ पर, और सारे अमीर लोग बैठे हैं। तो हमने तो 50% का जो टैरिफ हिट आया हमने सीधा पास ऑन कर दिया, क्योंकि हमारे ब्रांड्स एक क्वालिटी को स्टैंड करते हैं। हम ये टैरिफ की वजह से हमको लगता नहीं कोई, अभी तक तो कोई इफेक्ट नहीं आया है। तो हमको लगता है कि हम ये शॉर्ट टर्म चीज़ है, थोड़ी देर में चली जाएगी। जब चली जाएगी तो हम प्राइसेस को रोल बैक कर देंगे। दूसरा तीसरा प्रश्न जो मेरा फेवरेट प्रश्न है आपका, वो मेरा फेवरेट मसाला कौन सा है? मेरे 2 फेवरेट मसाले हैं एमटीआर की रेंज में, और मैं ईस्टर्न से गद्दारी भी नहीं करना चाहता, तो ईस्टर्न का मैं प्रोडक्ट बताऊंगा, मसाला नहीं बताऊंगा। एमटीआर में मेरे को सांभर उनका सबसे अच्छा लगता है, बिकॉज बिल्कुल मैं हफ्ते में 1-2 बार तो मैं ही खा लेता हूँ सांभर। और पुलियोगरे जो टैमरिंड राइस है, उसको बनाना बहुत आसान है मैडम। अगर लास्ट ये पूछ रही थी आप क्या इंपोर्ट करते हैं? इंपोर्ट हम 2 चीज़ें करते हैं, एक तो बादाम और दूसरा हींग जो अफगानिस्तान से है।